दुबई में डेनोवे प्रॉपर्टी का एक अनोखा ऑफर, बिना किसी डाउन पेमेंट के प्रॉपर्टी आपकी। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 2% मंथली देना है। ये प्रेस रिलीज देखकर एक बार ही मुझे ऐसा लगा, क्या बिल्डर तो चैरिटी कर रहा है। और सोच कर देखिए, कोई भी बिल्डर ऐसा क्यों करेगा? क्या बिल्डर चैरिटी करने मार्केट में बैठ गया है? क्या ये फाइनेंशियल सेंस बनाता है? मैंने दुबई प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर 2026 की शुरुआत में ही, मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने के पहले ही क्लियरली कहा था कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में मुझे डीप स्ट्रेस दिख रहा है। मुझे दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ दिख रहा है। मुझे दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में डिमांड सप्लाई का डायनामिक्स बिगड़ता हुआ दिख रहा है और मुझे वहां पे ओवर सप्लाई के साथ ही ओवर वैल्यूएशन भी दिख रहा है। तब कई लोगों ने इस बात पर बहुत ऑब्जेक्शन किया था। कई लोगों ने कहा था कि नहीं, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है, वहां इस तरह के डिफॉल्ट नहीं होते। उसके बाद हालांकि जो मैंने कहा था उसके लिए मेरे पास डेटा पॉइंट्स थे। दुबई में एवरेज जो एनुअल एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन साल का 25 से 28 हजार यूनिट का है, लेकिन 2025 से 2030 के बीच जो सप्लाई पाइपलाइन में है वो साल के 60 हजार यूनिट तक थी। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट मुझे दिखा। दूसरा, दुबई में आमतौर पर फॉरेन नेशनल्स का ही सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, वही मेजर डिमांड ड्राइवर होते हैं, वही मेजर बायर होते हैं। नॉर्मली वहां पर 140 बिलियन डॉलर का एनुअल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन 2025 में ये बढ़कर 250 बिलियन डॉलर हो गया। अब प्राइमा फेसी ये देखने पर लगेगा कि वहां पे डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में जब भी इस तरीके का स्पाइक आता है तो वो अपने पिक साइकिल से लेकर फिर वहां से क्रैश की तरफ बढ़ता है। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट का स्ट्रेस प्री वॉर से था। वॉर के बाद और भी क्राइसिस बढ़ गई, क्योंकि वॉर के बाद सबसे बड़ा ये था कि दुबई का जो एक ग्लोबल सिटी का टैग था, जो एक ग्लोबल सेफ डेस्टिनेशन का, सेफ हेवन का स्टेटस था, उस पर बम्बिंग हो गई। और उसके बाद से सच्चाई तो यह है कि दुबई ने पोस्ट वॉर में अपने प्रॉपर्टी मार्केट का कोई डेटा पॉइंट पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं तो खुलकर पब्लिक डोमेन में आ जाता। अब बात करते हैं कि ये जो ऑफर आया है, ऐसा ऑफर कोई भी बिल्डर क्यों देगा? अगर मार्केट में सब कुछ नॉर्मल है, अगर मार्केट में डिमांड है, रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, दुनिया के हर प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट पहले तैयार होता है, उसके बाद उसकी बिक्री की जाती है। रियल एस्टेट दुनिया का अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जहां की आप पहले बेच देते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट में अगर कोई कहे कि मैं बिना किसी डाउन पेमेंट के बेचने को तैयार हूं, या मैं प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% पे मंथली पे देने को तैयार हूं, या 2% मंथली पे देने को तैयार हूं, मतलब कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है इंडियन करेंसी में, तो आपको सिर्फ महीने के 2 लाख रुपए देने हैं। अब ये पूरा कैलकुलेशन समझिए, महीने का 1% का मतलब तकरीबन 8 साल से ज्यादा आपको मंथली देना है। यहाँ पे 2-3 सवाल खड़े होते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डेवलपर ये चैरिटी क्यों कर रहा है क्योंकि मार्केट में स्ट्रेस है, कई और स्ट्रक्चरल सवाल खड़े होते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिहाज से सही मॉडल आपको दिखता है? देखिए, 2019 में मुझे याद है, मैंने दुबई के रेरा चीफ का दुबई ऑफिस में ही उनके इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि इंडिया में जिस तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट में डिफॉल्ट होते हैं, दुबई में वैसे डिफॉल्ट क्यों नहीं होते? तो उन्होंने मुझसे ये एडमिट किया कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट और दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट मोर और लेस अपने ऑपरेटिंग स्टाइल में सेम था, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से दुबई ने बहुत कुछ सीखा। वहां पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग की गई और वहां पे ये कह दिया गया डेवलपर्स को, अगर आप कोई भी ऐसी स्कीम लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल 2080 स्कीम, कि आप सिर्फ 20% दें, 80% पोजीशन पे दें, तो रेरा वहां पे अगले दिन बिल्डर को समन करके पूछता था कि आपके पास सोर्स ऑफ फंड कहाँ है, और अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंड है तो वो पैसा आप इमीडिएटली एस्क्रो अकाउंट में डालें। आप एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। और यही सब वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म थे जिन्होंने दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को एक सेफ हेवन का टैग दिया था, दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को बहुत रोबस्ट बनाया था, दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया था। लेकिन अब हम आते हैं डेनोवे प्रॉपर्टी के 2 अलग अलग ऑफर पे। पहला ऑफर था 1% मंथली प्रॉपर्टी वैल्यू का, दे प्रॉपर्टी आपकी। दूसरा अब जो ऑफर आया है, बिना किसी डाउन पेमेंट के आपको 2% मंथली पे
अच्छा होता कि इस बिल्डर ने अपने प्रेस रिलीज में पूरे डिटेल्स दिए होते कि ये कैसे फिजिबल होगा, इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होगी, किस तरह के बायर को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये वन लाइनर स्टेटमेंट है। तो मैं दो प्रोबेबल सिनेरियो पे बात करता हूं। पहला है ये कि दुबई का रेरा आज भी उतना ही रोबस्ट है और दुबई रेरा ने बिल्डर को बुलाकर पूछा है, बिल्डर ने सारा प्रोजेक्ट का जो फाइनेंस है वो escrow अकाउंट में डाल दिया है। अब कोई मुझे एक मोटी सी बात बताए कि एक कोई भी डेवलपर 1% मंथली या 2% मंथली पे आपको प्रॉपर्टी बनाकर क्यों देगा? वो बिजनेस ही क्यों करेगा? क्योंकि उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो वो जो उस पैसे को escrow अकाउंट में डाल रहा है, वो पैसा वो कहीं भी सेफ डिपॉजिट में रखकर उससे ज्यादा ले सकता है। ऐसे में कोई बिल्डर ये बिजनेस ही क्यों करेगा? ये पहला रेड फ्लैग है जिसको समझने की जरूरत है। दूसरा, इससे कहीं बड़ा रेड फ्लैग जो है, मुझे नहीं लगता कोई भी बिल्डर इस तरह की कोई चैरिटेबल स्कीम लेकर आ रहा है या इस तरह की बेवकूफी भरी बिजनेस डिसीजन ले रहा है। हो सकता है दुबई में रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने महसूस कर लिया है, दुबई की सरकार ने भी महसूस कर लिया है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में अब एक डीप स्ट्रेस है। दुबई में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, जिसके डेटा पॉइंट वो रिलीज भी नहीं करेंगे। उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स की तरह है। उन्होंने समझ लिया है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट वापस 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का दुबई के सेफ हेवन का जो ट्रस्ट था वो उसका ब्रेकडाउन तो हुआ है। सच तो ये है कि कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि दुबई के अपने नेशनल जो हैं वो स्विस बैंक में पैसे रखने लगे हैं। तो ऐसे में कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर कोई भी दुबई को क्यों प्रेफर करेगा? तो दूसरा प्रोबेबल सिनेरियो ये है कि डेवलपर्स को नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए गए हैं कि ठीक है, आप नए नए स्कीम लेकर आइए, आपको सारा पैसा escrow अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर कोई भी बिल्डर अपने घर से पैसे लगाकर इस तरह की स्कीम नहीं चला सकता। ये कुछ ऐसा है जैसे इंडिया का एश्योर्ड रिटर्न का खेल था कि पुराने बायर को हम नए बायर के पैसे से कंपेंसेट करते जाएंगे। सपोज एक बिल्डर 1% मंथली प्रोजेक्ट वैल्यू के पे आपको घर दे रहा है या 2% पे घर दे रहा है, कोई डाउन पेमेंट नहीं ले रहा। अगर उसका प्रोजेक्ट लगातार बिकता चला गया तब तो यह प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में, आज की ग्लोबल अनसर्टेनिटी में, आज के दुबई को देखते हुए ये संभव है? तो ये पहला तो रेड फ्लैग यही से आ जाता है कि लगातार प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई तब क्या होगा। एक दूसरा पॉइंट भी आता है, ऐसे में बहुत सारे बायर जिनको आप बिना डाउन पेमेंट के, आप उनका बस क्रेडिट प्रोफाइल भी अगर चेक करके उनको घर बेच रहे हैं, अगर वो डिफॉल्ट करने लगे तब क्या होगा? क्या ऐसे में आप उनका पैसा फॉरफिट करेंगे? मुझे लगता है कि दुबई ने जो अपना एक स्टेटस बनाया था कि वो बहुत रोबस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म का डेस्टिनेशन है, वो उसको आज खुद ही बिगाड़ रहे हैं। उन्हें अब किसी भी बिल्डर को ऐसी कोई भी स्कीम खुलकर प्रेस रिलीज में पूरी डिटेल्स बतानी चाहिए थी। कई लोगों ने, कई खासकर इंडियंस ने मुझसे इस पर पूछा कि क्या हमें ऐसे का में दुबई प्रॉपर्टी मार्केट का फायदा उठाना चाहिए? कोई डाउन पेमेंट नहीं है तो कोई डाउन साइड नहीं है। नहीं, डाउन पेमेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि डाउन साइड नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को उस जगह पे रख कर देखिए। पहली बात तो यह है कि आप भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी में, चाहे इंडिया का मार्केट हो या दुबई का मार्केट हो, जॉब मार्केट वॉलेटाइल है, बिजनेस एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है। अगर कल को आप पेमेंट फर्दर नहीं कर पाए, मान लिया आपने 1 साल पेमेंट किया फिर आप नहीं कर पाए, आपका पैसा फॉरफिट हो जाएगा। चलिए, मैं उन बायर को भी उन प्रोस्पेक्टिव इंडियन बायर को भी एड्रेस कर देता हूं जिनके फाइनेंसेज इन प्लेस हैं, जो पूरी तरह से एश्योर्ड हैं कि वो अगले 8 साल तक पैसा बिल्डर को दे सकते हैं। अगर बिल्डर प्रोजेक्ट को 10%, 15%, 20% ऐसे स्कीम्स में बेचने के बाद अगर उसका कैश फ्लो रुक जाता है, अगर वो आगे नहीं बेच पाता है, तो क्या वो ऐसे में प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा? ये ऐसे स्कीम्स को जब मैं देखता हूं तो मुझे कई बार लगता है कि दुबई शायद, जो दुबई को लेकर, चूंकि मैंने दुबई प्रॉपर्टी मार्केट को बहुत ग्राउंड लेवल पर देखा है, वहाँ के कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज में लोगों से बात की है, वहाँ के बिल्डर से बात की है, वहाँ के मार्केट को जमीनी लेवल पर देखा है। दुबई का जो एक ये था कि हमने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है दुबई ने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से कुछ नहीं सीखा है। जब फेयर वेदर मार्केट था तो उन्होंने एक मोरल हाई ग्राउंड ले लिया कि हमने 2008 की गलतियों से सीख लिया, अब देखिए हम एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है, दुनिया भर के इन्वेस्टर हमारे यहाँ पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अगर ये सच था
तो फिर दुबई में ऐसे स्कीम क्यों आ रहे हैं? पहली बात तो आप ये समझिए कि दुबई में ओवर सप्लाई बहुत ज्यादा है। दुबई का मार्केट साल का 50,000 60,000 यूनिट एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है। फॉरेन नेशनल के भरोसे ये मार्केट 25 से 28,000 यूनिट हर साल एब्जॉर्ब करता रहा है और वो फॉरेन नेशनल अब दुबई से डरने लगे हैं। दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से लोग जाने से बच रहे हैं। तो ऐसे में जब आपका मेजर डिमांड ड्राइवर, और ये भी बता दूं कि दुबई के डिमांड ड्राइवर्स में इंडियंस एक मेजर डिमांड ड्राइवर थे, चाइनीज एक मेजर डिमांड ड्राइवर थे। आज मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को देखिए, इंडियन इकोनॉमी को देखिए, चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट के क्रैश को भी देखिए। क्या आपको लगता है कि ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स है कि जो दुबई कह रहा है कि हम 1% प्रॉपर्टी वैल्यू मंथली पे दे देंगे या बिना डाउन पेमेंट के 2% पे दे देंगे? ये दुबई के जो डाइसी डील्स हैं वो एक बार फिर से दुबई प्रॉपर्टी मार्केट को इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट की तरह ही अनरेगुलेटेड और डाइसी डील का मार्केट बना रहा है। मैं जितने लोगों ने हमसे इस पर सवाल पूछा था, मैं सबको यही कहता हूं, रियल एस्टेट में जो ये कच्चा लालच होता है ना, वो बहुत खराब होता है। ये जो आपने फिल्म में लाइन सुनी होगी वॉल स्ट्रीट में, ग्रीड इज गुड, रियल एस्टेट में ग्रीड इज नॉट गुड। अगर आप अभी दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ये सोचकर जा रहे हैं कि आपको अच्छे डील मिल रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि मुझे इन सारे डील में एक फाइनेंशियल ट्रैप दिख रहा है। और जिस मार्केट में इस तरह के डील्स आ रहे हो, वहां पे अगर कोई डेवलपर अभी फेयर डील भी दे रहा हो तो भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसे क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, वहां पे प्राइस करेक्शन हो चुका है। दुबई के कई लोकेशन में मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, 30 से 40% तक सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस करेक्शन के देखे गए हैं। प्राइस क्रैश वहां पे साफ दिख रहा है। तो ऐसे में कौन सा डेवलपर, चाइना प्रॉपर्टी मार्केट में भी किसी ने नहीं सोचा था कि एवरग्रांड या चाइना कंट्री गार्डन जैसे डेवलपर डिफॉल्ट करेंगे। कौन सा डेवलपर दुबई में डिफॉल्ट करेगा, कौन सा टाइम से डिलीवर नहीं कर पाएगा, किस प्रोजेक्ट में जाकर आप फंस जाएंगे, अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, इस तरह के प्रेस रिलीज के बाद, और मुझे पता है आज ये प्रेस रिलीज आया है, अगले एक हफ्ते में इंडियन मीडिया में छाया रहेगा कि दुबई में इतना ल्यूक्रेटिव डील मिल रहा है। ये ल्यूक्रेटिव डील नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है। एक बार मेरी बातों को सोच कर देखिएगा जरूर, और अगर इससे रिलेटेड आपके पास और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आकर एक बार फिर से आप लोगों की क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। शुक्रिया।